बहुत समय पहले संगम नगर राज्य में एक इंद्रसेन नाम का राजकुमार रहता था। वह राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन जब राजकुमार इंद्रसेन जंगल में शिकार करने के लिए गए, तभी उनको बहुत तेज प्यास लगती है। इंद्रसेन जंगल में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो अपने सर पर पानी का मटका रखकर वहाँ से गुजर रही होती है। मुझे उस लड़की के पास जाकर उससे पीने के लिए पानी मांगना होगा, क्योंकि इस जंगल में तो और कहीं पानी पीने का साधन नहीं दिख रहा है। इंद्रसेन उसे देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उसके पास जाता है। सुनिए जी, मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आया हूँ। मैं अभी बहुत ही प्यासा हूँ। क्या आप मुझे अपने मटके का पानी पिला सकती हैं? उस लड़की का नाम सुधा है। सुधा दिखने में बहुत सुंदर है। राजकुमार की नजर जब सुधा पर पड़ती है तो वह उसकी सुंदरता को देखता रह जाता है। क्यों नहीं राजकुमार, आइए पानी पी लीजिए। सुधा राजकुमार को अपने मटके का पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद राजकुमार बहुत खुश होता है। अपने मटके का पानी पिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। यहाँ बहुत खतरा रहता है, संभल कर रहिएगा। अगले दिन जब राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल आता है तो उसकी मुलाकात फिर से सुधा से होती है। राजकुमार इंद्रसेन और सुधा दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इस तरह जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे वैसे इंद्रसेन और सुधा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब राजकुमार इंद्रसेन बिना सुधा से मिले एक दिन भी नहीं रह पाते। उसी तरह सुधा भी राजकुमार से मिले बिना नहीं रह पाती थी। सुधा, मैं तुमसे अब जल्द ही शादी कर लेना चाहता हूँ और तुम्हें अपने महल में लेकर जाना चाहता हूँ। मगर राजकुमार, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। क्या आपके माता पिता इस शादी के लिए राजी होंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरी खुशी में मेरे माता पिता की खुशी है। मुझे तो तुम्हारे जैसी लड़की की ही तलाश थी, जो अब पूरी हो गई। राजकुमार शाम होने पर अपने महल के लिए निकल जाता। अगले दिन जब राजकुमार इंद्रसेन सुधा से मिलने के लिए जंगल आता, तभी रास्ते में एक जादूगरनी की नजर राजकुमार पर पड़ती है। जादूगरनी का नाम शोभा रहता है। वह भी उसी जंगल में रहती है। वह राजकुमार की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनसे शादी करने के लिए सोचती है। यह राजकुमार तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर राजकुमार मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर शोभा राजकुमार के पास आती है। राजकुमार, आपकी सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शोभा की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार इंद्रसेन आश्चर्य में पड़ जाता है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से मिलने के लिए हर दिन इस जंगल में आता हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर जादूगरनी शोभा गुस्से से लाल हो जाती है। राजकुमार, आप फिर से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। मगर राजकुमार इंद्रसेन के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। जादूगरनी गुस्से में आकर राजकुमार को अपनी जादुई शक्तियों से खरगोश बना देती है। मैंने बोला था ना राजकुमार कि अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। खरगोश बनने के बाद राजकुमार इंद्रसेन जंगल में इधर उधर भागने लग जाता है। इधर अगले दिन जब सुधा की मुलाकात राजकुमार इंद्रसेन से नहीं होती तो वह उसके बिना बेचैन हो जाती है। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन राजकुमार इंद्रसेन मुझसे न मिले हों। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? इस तरह जब 2-3 दिन राजकुमार सुधा से नहीं मिलते तो सुधा की चिंता और बढ़ने लग जाती है। आज 3 दिन हो गया, राजकुमार अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। वे जरूर किसी संकट में हैं। मुझे पता लगाना होगा। इसके लिए मुझे बाबा जी से मिलना होगा। वो अवश्य ही मुझे राजकुमार के बारे में बताएंगे। फिर सुधा जंगल से दूर एक बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी रहते हैं। बाबा जी, एक राजकुमार से मैं प्यार करती हूँ। वो मुझसे हर दिन मिलने के लिए जंगल आया करते थे, मगर 2-3 दिन से वो मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वह जरूर किसी संकट में है।
क्योंकि वह मुझसे बिना मिले नहीं रह पाते। क्या आप मुझे अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अवश्य बेटा। फिर बाबा जी अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को तलाशने लगते हैं। बेटा, राजकुमार तो इस समय सचमुच में संकट में हैं। उन्हें एक जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक खरगोश बना दिया है। बाबा जी की ऐसी बातें सुनकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है। बाबा जी, अब वो इंसान रूप में कैसे आएंगे? बाबा जी सुधा को एक जादुई लाल बिंदी देते हैं। बेटा, इस बिंदी की मदद से तुम राजकुमार को उस संकट से निकाल सकती हो। मगर बाबा जी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बेटा, इस बिंदी को तुम्हें अपने माथे पर लगाकर राजकुमार को ढूंढना होगा। इस लाल जादुई बिंदी लगाने के बाद जब तुम्हारी नजर राजकुमार पर पड़ेगी तो तुरंत इस जादुई बिंदी की शक्तियों से फिर से वे खरगोश से इंसानी रूप में आ जाएंगे। और बेटा, इसके बाद जब तक यह लाल बिंदी तुम्हारे माथे पर रहेगी तब तक तुम्हारा और राजकुमार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह जादुई बिंदी इतनी शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी जादू बेअसर हो जाएगा। वह जादुई लाल बिंदी को सुधा अपने माथे पर लगाकर उस जंगल में राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह जंगल में बहुत से खरगोश के पास जाती है, मगर उनमें से एक भी खरगोश राजकुमार नहीं रहते। राजकुमार को ढूंढ ढूंढ कर वह थक जाती है। तभी सुधा की नजर अचानक एक खरगोश पर पड़ती है, जो कि पेड़ की छाया में सोया रहता है। उसे देखकर सुधा उस खरगोश के पास जाती है। जैसे ही सुधा खरगोश के पास जाती है, जादुई लाल बिंदी की शक्तियों से वह खरगोश इंसान में बदल जाता है और वह इंसान राजकुमार रहता है। राजकुमार इंद्रसेन को देखकर सुधा बहुत खुश होती है और उनके गले से लग जाती है। राजकुमार, उस जादूगरनी ने आपको खरगोश क्यों बना दिया? सुधा, जादूगरनी मुझसे शादी करना चाहती थी और जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तब उसने मुझे खरगोश बना दिया। मगर राजकुमार, अब वह जादूगरनी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक यह लाल बिंदी मेरे माथे पर लगी रहेगी तब तक वह आपका बाल बांका नहीं कर सकती। सुधा, आज तुमने मुझे उस जादूगरनी की जादुई शक्तियों से बचा दिया। इससे मेरी तुम्हारे लिए चाहत और भी बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें जल्द ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। इतने में जादूगरनी इन दोनों के सामने आ जाती है। राजकुमार, तुम इंसान तो बन गए, लेकिन अब तुम दोनों जल्दी ही खरगोश में बदल जाओगे। जादूगरनी अपना जादू चलाती है और लाल बिंदी से एक जादुई रोशनी निकलकर जादूगरनी तक पहुंच जाती है। जादूगरनी का जादू बेअसर हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। राजकुमार इंद्रसेन कुछ दिनों के बाद सुधा के साथ शादी कर लेता है और उन्हें अपने महल में ले आता है। उसके बाद राजकुमार और सुधा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जादुई पर्स। मीनू और उसकी माँ पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थे। माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें गारे ढोने का काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही वह गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। माँ, आज हम क्या खाएंगे? उसकी माँ लंगड़ाते हुए उठी और आटे का बर्तन झाड़कर मीनू को दिया। उसने 4 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी तभी एक फकीर की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। माँ, फकीर को क्या दूं? मेरी 2 रोटी ले जाकर दे दो और तुम अपनी 2 रोटियां खा लो। मीनू ने 2 रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी। फकीर ने रोटियां खा ली और बोला, बच्चा, तेरा भंडार भरा रहे। बाबा, ये आखिरी रोटियां थी, भंडार कहाँ से भरा रहेगा? अरे बेटी, तेरे बिछौने के नीचे एक पर्स पड़ा है, उसमें पैसे भरे हैं। क्यों परेशान हो रही है? बाबा, आप यहीं रुकना, मैं अभी आई। मीनू भागकर बिछौने के नीचे देखती है तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड्डी से भरा रहता है। बाबा ने सच कहा था माँ, ये देखो। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भागकर बाहर जाती है तो बाबा जा चुके थे। माँ, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिछौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है?
पता नहीं बेटी, ये तो हमें भी नहीं पता। चल पैसे गिन कर देख। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए हैं। तो जा, बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सब्जी लेकर आ जा। भरपेट खाना खाएंगे, भला हो इस फकीर बाबा का। मीनू बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर माँ की दर्द की गोलियां खरीदने के लिए पर्स खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2000 रुपए अभी भी रखे थे। माँ, मैंने कितना सामान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस के तस रखे हैं। क्या कह रही है तू? ला मुझे दे पर्स। वो खुद पैसे गिनने लगती है। फिर कहती है, अच्छा चल, मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ। माँ, मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मीनू खाना बनाती है। खाकर दोनों आराम करते हैं। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये पत्ता 10 गोलियों का आएगा, लेकिन 2-4 गोलियां खाते ही पैर ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब? 150 रुपए दे दो। मीनू ने पैसे निकाल कर दे दिए। उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए अभी भी बचे हैं। चल बेटी, हमारे साथ ये जादुई पर्स उसी फकीर के आशीर्वाद से आया है। हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। दोनों माँ बेटी घर आ गईं। सुबह जब मीनू सोकर उठी तो देखा माँ का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया। वह ठीक से चल पा रही थी। माँ, तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, मीनू, जरा पास की दुकान से दूध लेकर आ, खीर बनाते हैं। थोड़ा बादाम और किशमिश भी ले आना, पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी। जब वो दूध लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर के पास 2 बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी माँ? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, पर पूरी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आई। मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है और इसका नाम गोलू है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। दोनों को लेकर घर आई और अपनी माँ से बताया। बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई, वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। भोलू और गोलू, तुम लोग पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। मीनू और उसकी माँ ने खीर पूरी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाईं। दीदी, हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छा, चलो तुम दोनों सो जाओ। जब भोलू और गोलू सो गए, मीनू, एक काम करते हैं, हम अनाथ बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे। हमारे पास पैसों से भरा पर्स है, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा। जब बच्चे उठे, दीदी, हम उसी जगह पर जाकर इंतजार करते हैं, शायद हमारी माँ हमें ढूंढ रही हो। ठीक है, जाओ, पर अगर वो ना आए तो सीधे यहाँ आना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद, माँ, हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है ना? हाँ बेटी, अभी तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। बच्चों को गए काफी देर हो गई थी। माँ, मैं जाकर देखकर आती हूँ, शायद वो अभी तक अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अब तो शाम भी हो गई है। जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते रोते उसके घर के पास ही बैठे थे। भोलू, गोलू, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो घर आ जाना। दीदी,
हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। तुम दोनों रोना बंद करो, चलो घर चलें, आज से हमारे पास ही रहना। बच्चों को लेकर वह घर आ गई। सबने खाना पीना खाया और सो गए। कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी माँ से खूब हिल-मिल गए। अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे। माँ, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं। जब ये बच्चे आए हैं, तब से मैं यही सोच रही थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया। पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थीं। वहां कुछ अनाथ बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई। वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए। ऐसे ही जहां कहीं भी उन्हें असहाय बच्चा दिखता, वो उनको ले आती। अब करीब 50 बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे। मीनू, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी ये सारे दिन उदास पड़े रहते हैं। सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए। एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धड़धड़ाती हुई घुस गई। कहिए, क्या चाहिए आपको? बच्चों को चुरा कर कहाँ रखा है? निकालो सबको बाहर। आइए, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ न मिला। बल्कि देखा, सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं। आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहाँ बच्चों से गलत काम करवाया जाता है, उनको नशे की दवाएं खिलाई जाती है, वो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अब मैंने तो यही सुना था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई। उसके पति अजय ने आकर पूरा बाल आश्रम संभाल लिया। अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी। जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया।